नमस्कार दोस्तों। कहानियों की श्रृंखला में आज सुनेंगे राजी सेठ जी की कहानी अनावृत कौन। लेकिन उससे पहले मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि अगर मेरे द्वारा सुनाई हुई कहानियाँ आपको अच्छी लगती हैं और अभी तक आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों और परिचितों में शेयर भी करें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। आज सुनिए अनावृत कौन। बातें तो सब इसी तरह शुरू होती हैं, किसी एक क्षण से, दूध में पड़े जामन के एक बूंद की तरह, जो द्रव्य की सारी तासीर को आद्यंत बदल देती है। पेड़ों का इतना सघन आच्छादन देखकर क्या यह अनुमान हो पाता है कि इसके नीचे कहीं एक बीज कण ही रहा होगा। मैंने भी उस दिन इतना ही कहा था, एक वाक्य, मात्र एक छोटी सी बात। असल तो अपने ही भीतर की बाधा को शब्द दिए थे। शिमला में कैबरे देखने जाते समय, कैबरे देखते समय मुझे जैसा लगता है उसे बताने की कोशिश की थी। कहना मैंने नहीं चाहा था तब भी, इसीलिए प्रकाश से इतनी बहस की थी। बहस इसलिए नहीं की थी कि मन में कटुता थी, बल्कि इसलिए की थी कि मैं जानती थी कि प्रकाश इसे सहज नहीं लेगा। प्रकाश सदा चीजों को ऐसे ही क्यों लेता है, यह मेरी समझ में नहीं आता। क्यों सुख को छीन झपट कर वह अपने अकेले के हवाले कर लेना चाहता है। बांटने का सुख शायद वह नहीं जानता, सब कुछ हड़प लेना चाहता है। हर चीज को तोड़ मरोड़ कर अपने सुख साधन में बदल देना चाहता है। परंतु ऐसा होता है क्या, हो पाता है? सुख कितने अनजाने स्रोतों से, कितने अचानक, कितने दबे पांव आ निकलता है, वह नहीं पहचानता। कभी कविता की कोई एक पंक्ति, आंख में चमकता कोई अनकहा आग्रह, छोटी सी कोई बात, पगडंडियों पर चुपचाप चलते रहना कितना सुख दे जाते हैं। और कभी सागर के सम्मुख सुख के स्वागत के लिए लैस होने पर भी कुछ भीतर नहीं जागता। मुंह और आंखों में केवल रेत किरकिराती रहती है और सागर मुद्राओं को देखने में भी असमर्थ कर देती है। तब वहां बैठे रहने की अपेक्षा चले आने का भाव अधिक होता है। उस शाम भी होटल की ढलान से सड़क पर उतरते वह मुझे अत्यधिक उत्फुल्ल लगा था। सर्दी सी उतर आई थी। मैंने अपने कोट की जेब में हाथ धंसा रखे थे। हाथ धंसाने से मेरी बाह का जो अर्धवृत्ताकार सा बन गया था, उसी में अपनी बाह फंसाकर प्रकाश ने कहा था, तुम्हें मालूम है कैबरे की यह टीम पेरिस तक हो आई है, जस्ट सुपर्ब। एक दीर्घ हूं करके मैं चुप रह गई थी। उसका ध्यान इधर नहीं था। आज बड़ा मजा आ रहा है नहीं? कम से कम तुम पूरी की पूरी यहां तो हो मेरे साथ। मैं डर गई थी। जितनी सी उसकी पकड़ में थी उतनी भी नहीं रही। उसके चाहे बिना मैं पीछे लौट गई थी, जहां से इस प्रकार के डर का बीजारोपण हुआ था। मेरे पूरी की पूरी उसके साथ न होने का एहसास और लावा उगलती उसकी खीज। हमारी शादी हुए अभी कम ही समय हुआ था। प्रकाश की बड़ी दीदी न्यूयॉर्क से आई हुई थी 8 सप्ताह के लिए। उनके रहने तक शिमला जाने का अपना कार्यक्रम हम लोगों ने स्थगित सा ही रख छोड़ा था। इसके साथ ही घर में एक बड़ी त्रासद घटना घटी थी। प्रकाश के बड़े भैया भारत पाक युद्ध में वीर गति पा गए थे। सेना से संलग्न होने पर इस प्रकार की घटनाएं कितनी भी संभावित हों, हर किसी के मन में आशा रहती है कि अमंगल अनिष्ट जो भी होगा दूसरों का होगा, हमारा नहीं। सड़क पर होने वाली दुर्घटनाओं को हम सदा एक वाचक की तरह अखबारों में पढ़ते रहेंगे। व्यक्ति की अपने प्रति यह पक्ष धरता पता नहीं क्यों। घर में एक घटा सी छा गई। मृत्यु के बाद के दिनों में तो एक तरह की भागम भाग रही। इस आकस्मिक आघात के प्रभाव को व्यस्तता से रौंदती कूटती आवागमन, संदेशों, संबंधी, भैया के बच्चे, दुख कातरता। बाद में रह गया एक अटूट सन्नाटा, जिसके केंद्र में रह गई भाभी अकेली घुटती हुई। खुलती बिलखती वह नहीं थी। शायद खुल पाने की जमीन का अभाव लगता हो यहाँ। जिया हुआ इतिहास एक सोने भविष्य के साथ होड़ लेता, उनके चेहरे की करुणा में टूटता होता। छूना हुआ नहीं कि फूट पड़ेगी, ऐसी कच्ची सी वस्तु लगने लगी थी वह।
उनके दोनों बच्चे जब वापस शेरवुड चले गए तो वह भी पिता के घर चली गईं। 1 महीने बाद वह आई भी, 2.5 महीने तक रही भी थी। पापा को जब उन्होंने बताया था कि उन्होंने रायपुर पितृगृह में गैस एजेंसी के लिए अर्जी दी है और मिल जाने की संभावना भी है, तो पापा बहुत उलझे थे, छलक छलक पड़ते थे, परंतु उन्हें रोक नहीं सकते थे। संरक्षण का बरगदी आश्वासन उनके भीतर ही कहीं अटक कर रह जाता। जब याद आ जाती आंखों की उत्तरोत्तर मंद पड़ती रोशनी और लपक कर उठ पाने की असमर्थता, चेहरे पर जमे बूढ़े शैथिल्य के बीच अपनी कच्ची पनीली आंखें छिपाए वह भटका करते इधर उधर। घर में वे बड़े कठिन क्षण थे। कोरे कपड़े सा उठुंग अकड़ा हुआ मेरा नयापन और घर में कुएं से बड़े घाव को एक गहरे गुझे हुए आत्मीय स्पर्शों की आवश्यकता। मैं फूंक फूंक कर कदम रखती। बड़ा क्रूर सा लगता अपने भीतर को बाहर छलकाते होना। जिया हुआ भाभी की सदैव सजल आंखों में झूलता होता एक तरफ, और मैं अपने को यह सोचकर ढांपती होती कि जिए हुए की गंध यथार्थ की तरह चटक होती है, गहरे निशान छोड़ती है, और मुझे तो अभी जीना है। उसकी स्थिति भी है, सामर्थ्य भी, और सामने एक अदद भविष्य भी। उनके लिए तो खोए क्षणों का दंश ही दंश है। मैं संकुचित ही हुई रहती, निरावेग, चुप, यथासंभव सामान्य। आंसू शोक एकांत में वह जहां तहां छूट न जाए, इसके लिए मैं सजग रहती। उन्हें लेकर एक अबोली सावधानी मेरे भीतर जागती रहती सतत। प्रकाश कुछ घुटा घुटा सा रहता था, मेरे इस आरोपित संयम से पूरी तरह अप्रसन्न, आंखों के आग्रह फेंकता रहता खुलेआम। इस आंख से उस आंख की यात्रा में किसी दूसरे द्वारा झपट लिए जाने के अंदेशे से तो मैं उसके संदेशों को अनदेखा कर देती। एक विश्वास के कमरे में जाकर उसे शांत करने में कठिनाई न होगी, पर कठिनाई होती थी। रात को दरवाजा बंद कर लेने के बाद उसकी दबी हुई खींच एकाएक उद्दंड हो उठती। उस दिन दरवाजा बंद करते ही वह बोला, क्या तुम कभी कभी भी इस सारी दुनिया को भूल नहीं सकती? यह सारी दुनिया कौन है? इस सारी दुनिया के घेरे में इस समय तो भाभी ही हैं, वह भी मेरी नहीं, प्रकाश के भाई की पत्नी। परंतु उसे मैंने प्रकट में नहीं कहा यह ही। भाभी को दिन भर यूं देखते अपनी शादी के नएपन पर गिल्ट होने लगता है। प्रकाश कुछ न बोला, टाई की गांठ ढीली करता कमरे में टहलता रहा। संयम की कमान में कसी सारे दिन की तैनात सतर्कता से अचानक मुक्त सा महसूस करते हुए मैं बिना कपड़े बदले हाथ पैर फैलाकर पलंग पर पसर गई। यह पसर जाना मुक्ति के क्षणों के जीने समेटने की तैयारी सा हो जैसे। प्रकाश ने तेजी से गर्दन घुमाई। नाइटी पहनना जरूरी नहीं है क्या? तुम इस वक्त अपने कमरे में हो, क्या यह भी बताना पड़ेगा तुम्हें? वार था, हथियार चाहे उसके हाथ में कोई भी नहीं था। जानती हूं, मैं झटके से उठ बैठी। जाने कैसा सा पंखों पर ले उड़ने वाला झोंका मेरे अस्तित्व के स्पर्श को भूलकर एक वात्या चक्र की गति में ऐन मेरे सिर पर मंडराने लगा। उसे झटक पाने के लिए मैं तुरंत उठ खड़ी हुई। फिर भी लगा रुई के पोले पोले फाहों की तरह उदासी मेरे मन की धरती पर बैठने लगी है। मैंने तौलिया उठाया और सहज होने के लिए किसी भूली सी धुन को मन में बटोरने और स्वर के हवाले कर डालने का यत्न किया, पर प्रकाश को गुनगुनाहट से सहज हो सकने की मेरी घोषणा अच्छी नहीं लगी। वह झट ही मेरी समझ में आ गया। वह शायद इसे मेरा फिर से अपने में निमग्न हो जाना समझ रहा था। मेरा स्वर अचानक अपने आप गुम हो गया। वॉश बेसिन पर पड़ती धार को मैंने पूरा खोल दिया। प्रकाश की घूरती आंखों के मौन से यह तरल शोर मुझे अधिक अच्छा लगा। मुंह हाथ धोकर शरीर पर नाइटी सरकाकर मैं प्रकाश की कुर्सी के हत्थे पर बैठ गई। चाहती थी प्रकाश महसूस कर सके कि मैं उसके साथ हूं, भाभी के साथ नहीं, इस संसार के साथ नहीं। इस क्षण तो वह अपने मन के साथ बलात्कार करती उदासी के साथ भी नहीं, परंतु प्रकाश स्वयं मुक्ति के क्षण को कैद की सजा सुना चुका था। मुख को मलिन कर देने वाली झल्लाहट को उसने ओढ़ रखा था पूरी तरह।
मैं झट सुलह कराने वाले वकील की भूमिका में आ गई। मेरे अपने ही दो भाग हो गए। ऐसे में क्या वैसा भूलना हो पाता है जैसा प्रकाश चाहता है? वह स्वयं ही क्या सदा अपनी चाह के विरुद्ध नहीं चलता? मैंने उसके बालों में उंगलियां उलझा ली। नाराज हो क्या? नहीं। दो टूक झूठ। हो तो? नहीं, नाराज क्यों होने लगा? यही तो मैं भी कह रही हूं। असल में तुम्हें लगता रहता है मैं तुम्हारे साथ नहीं औरों के साथ हूं। लग सकता है। स्वर रूठा हुआ और तेवर चुप्पी में लौट जाने का सा। भाभी की बात और है प्रकाश, वह दुख में है। जब तुमने कैसे समझा कि मैं भाभी के विरुद्ध हूं? विरुद्ध नहीं हो, पर वह कारण तो बन जाती हैं। कारण वह नहीं, तुम हो। तुम्हारा रुख। वह फिर तेजी में आने लगा था। मुमकिन है। मैंने एकदम हथियार डाल दिए। उसे अच्छा सा लगा, परंतु दूसरे ही क्षण एकाएक सहज हो जाने में संभवतः उसे अपने पौरुष की हानि भी लगी। अतः वह निर्विकार बैठा सिगरेट पीता रहा। उस क्षण अचानक मेरा वहां से उठ आने को जी चाहा, परंतु एक बार उसके इतना निकट बैठ गई थी तो अपनी मुद्रा बदल लेने का कोई कारण उसके हाथ में सौंप देने को तैयार न हुई। वहीं बैठे मैंने अपना हाथ उसके कंधे पर सरका लिया। इस स्पर्श को वह अधिकार की तरह भोगता रहा, लगभग एक तरफा। ऐसे अधिकार भोग को मात्र सहना ही होता है। वहां से कुछ लौट कर नहीं आता, अपने पास से जाता ही जाता है। प्रकाश को वह रात जितनी मधुर और अधिकारपूर्ण लगी थी, मुझे उतनी ही असह्य और क्रूर। हाथ प्यार के लिए उठते हों, परंतु स्पर्श इतने फौलादी इस्पाती कि स्वामित्व भोग का हिंसक एहसास ही दे पाते हों। अधिकार की हिंसा को प्यार के चोले में आवृत मैंने पहली बार देखा। डर की नींव शायद उसी रात पड़ी थी। उस हिंसा से न केवल डर ही लगा था, मेरा यह विश्वास है कि मैं कुछ भी करती रहकर अपने कमरे में अपनी बाहों में घेरकर उसे मना लूंगी। चकनाचूर हो गया था। भाभी के जाने के बाद घर में जैसे ही कुछ सामान्यता आई, प्रकाश ने शिमला जाने का प्रोग्राम बना लिया। अनुमति लेने की अपेक्षा पापा को सूचित करने की औपचारिकता उसने अधिक निभाई। पापा वैसे भी कुछ न कहते, बोले जरूर जाओ बेटा, मेरी फिक्र न करना, मुझे कुछ नहीं होने वाला। तब नहीं हुआ तो मेजर भैया के निधन के बाद से वह बहुत बिखर गए थे। कपड़ों में डालने वाले नील में मिली कांच की किरचों से मेरे हाथ जख्मी होते देख वह बड़े फड़फड़ाए थे। ओह, क्या इसी देश के लिए मेरा बेटा मारा गया? तब पापा की आंखों के सफेद पनीले कोए फड़फड़ाने लगते थे और उनके होंठ नियंत्रण की कमान के नीचे कांप कांप उठते थे। वह कमजोरी का क्षण। पापा को बिखर पाने की कितनी कठिनाइयां थीं। मम्मी होती तो कितना धीरज देने वाली होती है। कटीले रास्ते में 4 कदमों की साथ साथ यात्रा। मेरे मन में कहीं कुछ अचानक उमड़ आया। मेरा जी चाहा मैं प्रकाश से लिपट जाऊं। प्रकाश, इस सहयात्रा के आश्वासन के बिना जीवन कितना अधूरा है। परंतु बात शुरू हो पाती है मन में छूटे हुए छोर से। प्रकाश, पापा बेचारे कितने आकुल हैं, एकदम अकेले भी तो पड़ जाते हैं। प्रकाश ने कुछ क्षण रुककर उत्तर दिया, हाँ, पड़ तो जाते हैं। कल से मंगल कोठी के अंदर रहेगा। वह तो है, परंतु मंगल कितना भी घरेलू हो, है तो नौकर ही। तुम कहीं शिमला न चलने का केस तैयार तो नहीं कर रही हो? एक तलखी उसकी आवाज में पारे के स्वभाव की तरह चमकी। नहीं भाई, मैं भी चिढ़ गई, पर पापा के इस दुख में बिल्कुल अकेले पड़ जाने पर ध्यान तो जाता ही है। ठीक है, पर क्या किया जा सकता है? हम लोग 10-12 दिन में तो आ ही जाएंगे। यूं सोचो तो यह संयोग की बात है कि हम यहाँ हैं। मेरी पोस्टिंग कहीं और भी हो सकती थी। होती तो पापा हमारे पास रहते। ओह नो, वह यह कभी पसंद न करते। उन्हें इस तरह लदना पसंद नहीं, और वह इस घर को जी जान से प्यार करते हैं। तब की बात छोड़ो प्रकाश, इस तरह की ठोकरों से आदमी का जीवन टूट जाता है। अपनी जवानी में ऐसा बुढ़ापा क्या पापा सोच पाए होंगे? और फिर यह घर रह ही कहाँ गया है? यू आर इनकॉर्जिबल। प्रकाश ने हाथ की मैगजीन टेबल पर पटक कर कहा।
तुम्हें सोशल वर्कर होना चाहिए था। इतने गहरे आवेश की वजह न समझ पाने के कारण स्तब्ध हो जाना ही अधिक हुआ। सह यात्रा के आश्वासन का एक नन्हा सा आवेग जो पापा की यातना से शुरू होकर प्रकाश के कंधों पर बिखर जाने के लिए ललक उठा था, वहीं फ्रीज हो गया। किस सूत्र से प्रकाश को पाना होगा, यह सोच मेरे मन में कुलबुलाती रही। शिमला आ जाने पर 3-4 दिन खूब अच्छे बीते थे। स्वामित्व और एकांत अधिकार की धूप में सिके हुए कुरकुरे, भीतर तक सीलन का कोई निशान बाकी नहीं। प्रकाश बहुत बहुत खुश था, उदार भी हो लेता था, अच्छा लगता था। उसे झेलने पाने की आकांक्षा जागती थी। जीने का क्रम ऐसा ही रहे, धूप से सिका सीलन रहित। पर जीवन में पहाड़ों की एकांत घाटियों में धन देकर खरीदी हुई होटली सुविधाएं ही तो नहीं हैं। उसमें मैं ही नहीं, केवल प्रकाश ही नहीं, जराग्रस्त पापा भी हैं, दुख से टूटी हुई भाभी भी हैं, उनके पितृहीन बच्चे भी हैं, रास्तों पर अचानक साथ चल निकलने वाले जाने अनजाने उत्तरदायित्व भी हैं। कोई सड़क ऐसी नहीं है जहां दो व्यक्ति आबाद चलते रह सकते हों। क्षण भर को लगा यह सुख एकदम भुलावा है, छलना है। कमीज के बटन बंद करता प्रकाश बोला, किस सोच में पड़ी हो? कुछ नहीं, सच में कुछ भी नहीं। कुछ तो कुछ नहीं, यूं ही क्या कभी कोई चुप नहीं हो जाता? मन पर आया हल्का सा बादल मैंने सयत्न समेट लिया। प्रकाश आज कुछ अतिरिक्त रूप से उत्साहित था। सेसिल में कैबरे देखने का प्रोग्राम बनाया था उसने। अपना परिधान तक चुनने की स्वतंत्रता उसने मुझे नहीं दी थी। मैंने उसे छेड़ते हुए कहा भी था, वहां मुझे देख पाने का समय कहाँ होगा तुम्हें? ओह, आई शैल गेट मोर वाइल्ड फॉर यू, फॉर यू, फॉर यू ओनली, जैसे किसी धुन पर नाच रहा हो। होटल की ढलान से उतरते समय वह मुझे लगभग खींचता हुआ ही सड़क पर लाया, बार बार कैमरे की टीम का बखान करता। अपने ओवरकोट की जेब में मैंने हाथ धसा रखे थे। मेरी बाह के अर्धवृत्ताकार में अपनी बाह उलझाकर वह उत्साह से बोला, आज बड़ा मजा आ रहा है, नहीं? कम से कम तुम पूरी की पूरी यहां तो हो मेरे साथ। मैं डर गई थी, छिटक गई थी। पूर्व स्मरण की एक बोझिल खेप जब तक मेरी चेतना से होकर गुजरी, उतने क्षण मैं शायद चुप रही होंगी। अपने उत्साह के अनुपात में मेरा मौन शायद उसे भला न लगा होगा। तभी तो उसने उससे पूछा, क्या बात है, तुम कुछ मूड में नहीं लगती? कोई बात नहीं, यूं ही। बताओ ना, उसने मुझे एक लड़ियाता हुआ आश्वासन सौंपा। यूं ही, मुझे डर सा लग रहा है। डर? कैसा डर? उसने ठहाका मारा। हम अकेले सड़क पर चल रहे हैं क्या? नहीं, यह नहीं। तो फिर? मैंने कुछ क्षण उसे तौला, फिर उसकी जिद से अघा कर कह दिया, मुझे कैबरे में जाने से डर लगता है, घबराहट भी। डर? घबराहट? जैसे उसने आकाश को सड़क पर अपने पांव चलते देख लिया हो। इसमें डरने की क्या बात है? पहले कभी देखा है तुमने? हाँ, एक बार। तो क्या दिक्कत है? देखा है तभी तो दिक्कत है। मुझे लगता है मैं ही अनवरत हुई जा रही हूं। व्हाट नॉनसेंस! प्रकाश छिटक कर सड़क के किनारे खड़ा हो गया था। वहां जाने से पहले तुम्हारे दिमाग की धुलाई जरूरी है। आक्रामक तेवर में वह आए, मेरी कोई इच्छा नहीं थी। मैंने उसे धीरे से कहा, यह कुछ ऐसा है जिसे मैं तुम्हें समझा नहीं सकती। कैबरे देखते मुझे लगता है कि केवल मैं ही नहीं, आसपास की संसार की सभी स्त्रियां अनावृत होती जा रही हैं। एक एक करके उनके कपड़े झरते जा रहे हैं और तुम सब उन्हें देख रहे हो, आंखें गड़ाए वहशियों की तरह। कितना घृणित लगता है मुझे यह सब। शेमफुल, डिस्गस्टिंग, फुलिश, फुलिश, फुलिश। तुम कितनी बेवकूफ हो, निरी। उसके नंगे होने से तुम कैसे नंगी हो जाती हो? मैं नहीं समझा सकती प्रकाश। सबकी देह, सबकी एनाटॉमी, सब कुछ उघड़ जाता है मेरे सामने। वैसे कौन इसे नहीं जानता? जानते हैं सब। फिर भी हर बाप बाजे बजाकर अपनी बेटी को दामाद के हाथ सौंपता है, जानते हुए
कि सारे हिसाब में एनाटॉमी का भी हिसाब होगा। फिर भी कोई पर्दा, यह कहते हुए मुझे इस बात का एहसास पूरा था कि मेरी आवाज में एक ऐसी तलखी कांप रही है जिसकी प्रतिक्रिया प्रकाश पर अपने स्वभाव के अनुसार चौगनी होने वाली है। वह यूं भी किसी चीज को सहज नहीं लेता। अतः मैंने तर्क की अगली कड़ी को असहायता में मोड़ते हुए नरमाई से कहा, मैं मूर्ख हूं प्रकाश, डर लगता है मुझे। सारी दुनिया। प्रकाश का कठिन होता चेहरा देख मैं अचानक चुप हो गई। वह चाहता तो थोड़ा आश्वासन दिलासा देकर मुझे ले चलता, परंतु वह मेरी बांह पकड़कर बोला, तो चलो, वापस चलो। कड़वी कठिन आवाज। क्यों? वापस क्यों? इसका यह मतलब तो नहीं कि हम कैबरे देखने न जाएं? तुमने इतना पूछा तो मैंने तुम्हें मन की बात बता दी, और मैं भी तुम्हें मन की बात बता रहा हूं कि हम नहीं जाएंगे। इन तीनों शब्दों को वह अलग अलग जोर दे देकर बोला था। बिना रुके वह मुड़ा। पास से जाते रिक्शा, जैसे पहाड़ों में होते हैं, को उसने रोका और मेरी बांह घसीटकर मुझे उस पर सवार कराया। यदि हम पैदल जाते तो वह लपक कर गजों आगे चला होता। मेरे साथ साथ चलना उसे असह्य लगा होता। गहरा खेद मन में जागा। अपने को कोसा भी। प्लेजर किलर कहना क्यों जरूरी था? फिर यह अप्रसन्नता क्षोभ में बदलती गई। ऐसा भी क्या कि मन की कोई बात उससे न कही जा सके? खीज तब और भी बढ़ी जब उसने संधि के हर यत्न को ठोकर से उछाल दिया। उसे शायद हर आवेग में से निकलने में समय लगता था। मैंने उसे यहां तक कहा कि मुझे बहुत भूख लगी है, क्योंकि खाना हम होटल में ही खाने वाले थे, परंतु वह उदासीन रहा। रात भर वह भी करवटें बदलता रहा, मैं भी। सुबह ही आंख लगी थी, अतः दिन चढ़े खुली, और वह भी खटपट धरपटक के शोर से। वह सामान बांध रहा था। तुम्हें क्या हो गया है प्रकाश? क्या हम वापस से आ रहे हैं? हां, कहकर वह काम में लगा रहा। चीज, जैम, क्रैकर्स, ब्रेड, ये सब चीजें वह एक असहज उतावली में साथ वाले कमरे में टिके मेहता दंपति को दे आया, जैसे जाने के निर्णय को बार बार रेखांकित कर रहा हो। अमंगल की आशंका से वह कुछ घबराए भी, परंतु जरूरी काम पड़ गया है कहकर प्रकाश ने उन्हें चुप करा दिया। प्रकाश ऐसा करके मुझे दंड दे रहा था, स्पष्ट था। एक निर्मम फैसला, सुलह से इनकार करके, समझने समझाने का कोई मौका न देकर। रास्ता एक बोझिल खामोशी में कटा। वह दिखाता रहा कि उसे नींद आ रही है, और मैं दिखाती रही कि मुझे नींद तक नहीं आ रही। घर में पापा पर विचित्र सी प्रतिक्रिया हुई, जैसे समझ ना पा रहे हो कि खुश हो या आशंकित। अनिर्णय के इस क्षण को झेलते हुए वह कुछ कातर ही अधिक हुए। मन नहीं लगा क्या? उन्होंने सहमते सहमते पूछा। फिर याद करके बोले, कहीं मेरी चिंता से तो जल्दी नहीं चले आए तुम लोग? उत्तरदायित्व के सम्मुख मुझे अकेला छोड़कर प्रकाश जल्दी से अभी आया कहकर सीढ़ियां चढ़ गया। क्या प्रकाश की तबीयत ठीक नहीं? पापा की अनुभवी आंखों में कुछ चुभने सा लगा था। नहीं, हाँ, थोड़ी ढीली है। डॉक्टर को बुलवा लो। जरूरत होगी तो बुलवा लेंगे। थोड़े आराम से ठीक भी हो सकता है। पापा आश्वस्त नहीं हुए, यह उनके चेहरे से उसी समय स्पष्ट था, परंतु अंततः मुझे पापा के मुख पर खेलती इन चिंताओं की अवहेलना करनी पड़ी जब लगा कि एक दूसरे प्रकार का संकट सम्मुख है। प्रकाश की चुप्पी अटूट थी। वह घर में उतना रहता जितना आवश्यक होता, बातचीत जितनी होती खाने की टेबल पर, यह जताते हुए कि यह कृपा पापा की उपस्थिति के कारण मुझे दी जा रही है। 2-4 दिन ऐसे ही चला। मेरे मन को यह बात दिलासा दिए रही कि कोई भी बात अपनी आवेगात्मकता के अनुपात में समय के साथ मध्यम पड़ जाती है। भीतर एक सहज विश्वास भी था कि कभी किन्हीं शांत क्षणों में समझाया जा सकेगा कि मेरा दृष्टिकोण, उसका दृष्टिकोण या किसी का भी दृष्टिकोण स्वीकार लेना आवश्यक नहीं, पर समझना आवश्यक है। अपना नहीं तो दूसरे का मानकर उसे समझा जा सकता है, और उसकी दूसरे के व्यक्तित्व के साथ एक संसिद्धि भी देखी जा सकती है। प्रकाश के भीतर दृष्टिहीन क्रोध था,
जिसे जमता देखकर अपने भीतर आकार लेती गांठ में अपनी उंगलियां धंसाए रखने का यत्न मैं करती रही। कड़वाहट मेरे मन में थी तो प्रकाश की ओर से शीत युद्ध की स्थिति बनाए रखने के कारण। उस दिन नहीं रहा गया तो मैंने आंखों पर ढके उसकी बाह को बलात् हटाने की कोशिश करते हुए कहा, तुम थक नहीं गए प्रकाश? उसने अपना हाथ छुड़ाकर करवट बदल ली। ऐसे रह पाना कितना मुश्किल है, आखिर यह कब तक चलेगा? तुम्हारी मेहरबानी रही तो इस बात पर नहीं तो किसी दूसरी बात पर चलेगा। चुभा तो सही, फिर भी उस अंतराल के बाद उसके कुछ भी बोलने की स्थिति सुखकर लगी। समझ जाएंगे तो किसी बात पर नहीं चलेगा, समय तो लगता ही है। नहीं, या तो पूरा समझा जा सकता है या बिल्कुल भी समझा नहीं जा सकता। तो पूरा समझ लो या समझा दो। न जाने कहां से आमोद का भाव मेरी जबान पर चढ़ गया। नामुमकिन, तुम्हारे साथ एकदम नामुमकिन। यू ऑलवेज मेक मी फील स्मॉल। तुम्हारे आतंक में मैं नहीं रह सकता। हर वक्त यह समझाया जाना कि मैं गलत हूं, सिर्फ मैं ही गलत हूं। तुम्हारे सो कॉल्ड सिद्धांतों की मुझे परवाह नहीं। तुम यू कैन टेक देम अवे विद यू, आई डैम केयर। आहत हुई भी थी तो भी हाथ आए सिरे को छोड़ देना मैं नहीं चाहती थी। मेरे उस दिन के कहने से तुम यही समझे हो? मैंने प्रश्न ही किया। वह भड़क उठा। हाँ, तुम्हारी समझ मेरी समझ नहीं हो सकती। भगवान न करे कभी हो। होटल में नाच करती जूली मेरे लिए तुम नहीं हो सकती। इट्स एब्सर्ड। मैं नहीं सह सकूंगा ये सब बेतुकी बातें। सारा ट्रिप चौपट कर दिया। किसी अप्रत्याशित कुंठा ने मुझे समूचा जकड़ लिया। आगे बढ़कर प्रकाश को छेड़ सकने का साहस टूट सा गया लगा। विश्वास यदि नहीं टूटा तो शायद अपने स्वभाव के कारण। अति किसी बात की मुझे कभी नहीं भाती। एक बेगानापन घर करने लगा। 2 दिन 3 दिन बीते। प्रकाश वैसा ही जैसे एक बंद ज्वालामुखी। मैंने एक दिन अघाकर कहा, मैं घर जाऊंगी। जाओ। मैंने कहा, मैं घर जाऊंगी। मैं कह रहा हूं जाओ, मुझसे नहीं पापा से पूछो। मैंने अपनी अटैची भरनी शुरू की। प्रकाश ने पलटकर देख तो लिया पर कुछ न बोला। पहला जोड़ा रखते समय कोई अनचीनी प्रत्याशा मन में थी पर वह बनी न रही। एक के बाद एक रखे जाने वाले जोड़ों के ढेर में उसकी कब्र बनती गई। उसके घुट जाने से एक ठंडा ठोस साहस जाग गया और चुनौती बन गया। अटैची का कवर बंद करते सभी प्रत्याशाओं के मुंह ढक गए, जिन्हें किसी तेज नुकीली आवाज के बिना अनावृत करना कठिन होता है। माँ बाबूजी को समझाने में कठिनाई नहीं हुई थी कि आने की पूर्व सूचना क्यों नहीं दी। सरप्राइज देकर खुश करना चाहती थी। सुनकर वह संतुष्ट हो गए थे, बल्कि पूछा भी, इस चूहल से ससुराल में कैसे काम चलता है? वहां चूहल है कहां? मैं कह तो गई पर झट जोड़ दिया, असल में मेजर भैया के कारण सब ठंडा पड़ा रहता है। माँ जाने क्या क्या कब कब की किस किस की बातें सुनाती रहीं। 2-1 दिन तो मैं जी भर कर सोई, जैसे अचानक वर्षों बाद राहत मिली हो। बाद में उस राहत में फांस लगने लगी। कोई पत्र नहीं, पैगाम नहीं। माँ ने पूछा तो कह दिया, प्रकाश से शर्त लगाकर आई हूं कि कितने दिन पत्र के बिना रहा जा सकता है। माँ उस समय गंभीर नहीं थी, फिर भी उन्होंने बहुत गहरी आंखों से मुझे देखा। माँ, असल में हुआ ऐसा, और आगे कुछ न कुछ आए बाएं। उस रात डर लगा था कि यदि स्थिति यूं ही बनी रही तो। कल्पना आतंकित करने लगी। मैंने उसी दिन प्रकाश को एक पत्र लिखा, फिर 1-2 दिन के अंतराल में लिखती रही, परंतु कोई उत्तर न आया। और एक दिन अचानक सुबह सुबह पापा आ पहुंचे। माँ बाबूजी एकदम अचंभे में आ गए और एकदम व्यस्त से हो उठे। पापा ने भीतर तक मुझे देखा, शायद मेरी आंखों में फड़कती याचना कातरता भी। झट बोले, जब से गोविंद गुजरा है मैं घर से नहीं निकला, सोचा मैं ही बहू को लिवा लाऊं। मैं भीतर तक छलछला गई। ओह पापा, पापा! मैं पैर छूते छूते उनके साथ सट गई और बेतहाशा रो पड़ी। जानता हूं बेटी, तू सामान बांध,
हम लोग कल सुबह चलेंगे। माँ बाबूजी एकदम व्यस्त हो गए थे। बाबूजी अधिक, हर घड़ी पापा के साथ साथ, उनके प्रति चिंतित और आतिथ्य के लिए सजग। आओ भगत की इस सतर्क हाजिरी से मैं ऊब सी गई थी। दोपहर के खाने के बाद पापा के लिए बैठक में तकिए लेकर जाते मैंने पापा से एकाएक पूछ लिया, पापा क्या आपको प्रकाश ने भेजा है? पापा एक क्षण कुछ न बोले, फिर भांपते हुए कहा, मेरा सोचना ठीक था, तू प्रकाश से लड़कर आई है। वेरी वेरी ऑब्स्टिनेट बॉय। उससे झगड़ा करके कुछ नहीं मिलेगा बेटी। दीवार से सिर मारने से अपने ही सिर पर चोट लगती है। पापा ने मेरी बात का उत्तर नहीं दिया था, मुझे दिलासा भी नहीं दिया था। दीवार से सिर मारते होने की मेरी नियति के छोटे से जिक्र से मेरा भविष्य शब्दबद्ध कर दिया था। एक कड़वा सा आक्रोश मेरे भीतर जाग गया। मैंने फिर कहा, आपने मेरी बात का उत्तर नहीं दिया। पापा क्या आपको प्रकाश ने भेजा है? क्या उसने मुझे लिवा लाने को कहा है? पापा खामोश रहे, फिर बहुत गहरी सांस खींचते हुए बोले, नहीं बेटी, प्रकाश ने मुझे नहीं भेजा। मैं अपनी इच्छा से तुम्हें लिवाने आया हूं। चाहता तो मैं झूठ बोल सकता था, पर जिस बात का तुम्हें जाकर सामना करना है उसे छिपाने से क्या लाभ। चल बेटी, बहुत ना सोच। पापा यद्यपि सामने ही बैठे थे, फिर भी उनका चेहरा क्षण भर को मेरे सामने से गुम हो गया और प्रकाश स्थानांतरित हुआ। क्षोभ, आक्रोश, मानहानि, एक तपता हुआ तीर सा वाक्य मेरे मुंह में छटपटाया। मुझे आपके साथ तो नहीं रहना है जन्म भर। परंतु वैसा वाक्य ऐसे पापा से नहीं कहा जा सकता था। खिसियाकर मैंने कहा, आपको कुछ पता भी है पापा? कितनी छोटी सी, कितनी सड़ी गली बात पर मैं फूट पड़ी। पापा जैसे वात्सल्य का स्तूप, उन्होंने मुझे झट से अपने कंधे से लगा लिया। हाथों की थपथपाहट में अपना हृदय उड़ेलते हुए बोले, जानता हूं बेटी, जानता हूं। ऐसी वैसी किसी भी बात पर वह भड़क जाता है और महीनों मुंह फुलाए रहता है। बिना मां के पला है। पर पापा, हाँ जानता हूं अच्छी तरह। तू घबरा रही है, ऐसे गुजर कैसे होगी? आ मेरे पास बैठ। अंग्रेजी में एक शब्द है रेजिलियंस, यानी लचक, वह उसमें नहीं है। उसे वह ही सिखाना है तो रेजिलियंट होकर दिखाना तो पड़ेगा। चल बेटी चल, मान न कर। जिस दिन से तू गई है, किसी तेजस्वी लीनता में चमकता पापा का विचारशील चेहरा अचानक पानी की परतों के किनारे आकर खड़ा हो गया। नहीं पापा नहीं, मैं वैसा कुछ नहीं सह सकती। पापा की वैसी आंखें मरे कबूतरों के पनीले कोए की याद दिलाने वाली, कच्ची मटमैली। पापा ने मुझे घेर लिया। चल बेटी चल, घर खाने को दौड़ता है। घर में प्रकाश ही तो नहीं है ना? मैं कहना जरूर चाहती हूं कि उस घर में मेरा रिश्ता प्रकाश के कारण ही तो है, परंतु पापा को देखते हुए यह बात मुझे झूठ लगती है, एकदम झूठ। मुझे सचमुच लगता है मैं पापा के कारण वापस जा रही हूं, पापा के ही कारण, एक दीवार से सिर फोड़ने को कृत संकल्प होकर। और मुझे अचानक लगा पापा प्रकाश के तीरों की नुकीली चोटों के और मेरे बीच खड़े हैं, मुझे ढके हुए, पूरी तरह सुरक्षित किए हुए। अनावृत अकेला कोई है तो प्रकाश, घुन्नाता भुनभुनाता, सुख के लिए हाथ पैर पटकता और पा सकने के कौशल और चतुराई से पूरी तरह अपरिचित, अकेला, पागल, जिद्दी बच्चा। क्या हुआ है मुझे अचानक कि मैं फुर्ती से सामान बांधने लग गई हूं। तो ये थी कहानी। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं।